Story of 20 wooden chairs. लोग मजाक उड़ाते थे, ये तो एक कमरा है, ऊपर गार्डर्स लगे हुए हैं, व्हाइट बोर्ड कील पे लगाया हुआ है, सख्त गर्मी है, लकड़ी के बनाए हुए कुर्सियां हैं। मैं एक जवाब देता था, वो जो मैं बना रहा हूँ वो तो इधर है। इतना सा ख्याल पड़ी कहाँ पे? 20 कुर्सियों के मामले में पहुंचे कहाँ पर? कितना बड़ा खैर पहुंचा गए, कितनी लोगों की जिंदगियां बदली। यहाँ पे पाकिस्तान का कोई कबायली इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर इस इदारे के शागिर्द नहीं, ऐसा सूबा नहीं है जहाँ पर इस इदारे के शागिर्द नहीं। हर डिपार्टमेंट में इस इदारे का शागिर्द होगा। तो मकसद रखे और उस तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूअस स्ट्रगल रखे। कुदरत तुम्हें बना देगा उसके लिए, बेशक तुम फेल हो जाओ, कितनी बार भी फेल हो जाओ, पहुंच के रहे होगे वहां पे। ये जहां पर आज आप बैठे हुए हो बच्चों, एक रूम से 20 कुर्सियां। मेरे बीकॉम का लास्ट पेपर था, पेपर मेरा खत्म हुआ और मेरे जहन में, चूंकि मैं बहुत बचपन से एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ था और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रहा था, हर काम में पहल करता था, जिम्मेदारी उठाता था, कामचोर नहीं था और काम से बढ़कर काम करने की सलाहियत होती थी। तो जहां पर जाता था लोग कहते थे आ जाओ इसको आगे करो, यानी कि लोगों के जहनों में ट्रस्ट था कि यार इसको आगे करो, ये कर सकता है। मैं जब आगे हो जाता था तो वो एग्जीक्यूशन में करता था, अगर फेल होता था तो सीख जाता था, ऑब्जर्वेशन रहती थी मेरी। तो बीकॉम में जब मैं पहुंच गया, मैंने फैसला किया कि अब मैंने अपनी एक दरसगाह बनानी। उम्र कम थी, ख्याल बहुत बड़ा था। कॉमर्स कॉलेज के सामने, ये रेलवे स्टेशन के साथ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस, मैं चूंकि रोज ये नानकपुरा जीटी रोड से आता था तो लेफ्ट साइड पे एक इंस्टीट्यूशन था, पार्क टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर। वो लोगों को टेलरिंग सिखाते थे, लोगों को ड्राइविंग सिखाते थे। तो मैं वैसे एक नजर देखता था कि यहाँ पर लोगों को स्किल सिखाई जा रही। मेरे पास तो कुछ था नहीं, स्टूडेंट था, खुद घर से पैसे लेता था। मेरे आखिरी पेपर हो गया तो मैं अपना पेपर बोर्ड हाथ में लिए, मार्कर से कुछ मेरे हाथ में पेन थे और मैं उस एकेडमी में उधर जाके पार्क टेक्निकल एंड वोकेशनल सेंटर उधर चला गया। तो वहाँ के एक प्रिंसिपल थे, अल्लाह उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे, सईद रहमान साहब। तो मैं उनके ऑफिस में बैठ गया। वो समझ रहे थे ये कोई स्टूडेंट है, सीखने के लिए आया। उसने मुझे पूछा कि आप किस लिए आए हो? तो मेरे मुंह से एक लफ्ज निकला, यार टारगेट पर ही बात कर रहा हूँ। जितनी बड़ी टारगेट होगी और उसके साथ कंटिन्यूअस स्ट्रगल करोगे तो नामुमकिन मुमकिन हो जाती है बच्चों। तो मेरे मुंह से निकला कि आई वांट टू मेक एन इंस्टीट्यूशन। कहते व्हाट? अब व्हाट के बाद उसने मुझे पूरा मेरा तस्किया किया नीचे से ऊपर तक कि ये क्या कह रहा है। शक्ल को देखे, हालत को देखे, उम्र को देखे और ख्याल को देखे। तो मैंने कहा वांट टू मेक एन इंस्टीट्यूशन। वो सईद रहमान साहब ने वो टेलीफोन उठाया, कुछ नंबर मिलाया और कहा कि शफीक साहब आ जाओ, 8वां अजूबा आया हुआ है। अब उसने कहा 8वां अजूबा आया हुआ है तो मैं थोड़ा सा मोहतात सा हो गया कि यार ये बहुत बड़ी बात कर गए तुम। वो इंसान थोड़ा सा शर्मा सा जाता है ना कि बात बहुत बड़ी कर गए। तो वो एक बुजुर्ग से थे, चश्मे पहने हुए थे, वो आए और बैठे और सईद रहमान साहब ने उसको कहा कि इससे पूछो ये क्या कह रहा है। तो उसने मुझे पूछा बच्चे क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं दरसगाह बनाना चाहता हूँ। कहते इधर? कहते हमारे पास कहाँ जगह है, ये तो खुद 3 मरले की जगह है और डबल फ्लोर ही है, हमारे पास तो जगह नहीं है। मैंने कहा एक छोटी सी जगह मिल जाएगी। कहते कितनी चाहिए? मैंने कहा 4-5 कुर्सी अगर रख रखे तो। मैंने कहा आप लोग टेलरिंग सिखा रहे हो, ड्राइविंग सिखा रहे हो, स्किल है, अंग्रेजी सिखा, ये भी एक स्किल है। कहते बच्चे हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ, मेरे क्लासरूम में कुछ बच्चे चाहते हैं कि मुझसे सीखे। कहते अच्छा। वो उसके एक मुलाजिम थे जेवर जिया, वो भी फौत हो गए क्योंकि दोनों भाई थे, शुगर के मरीज थे। तो उसने जिया को बुलाया कि जेवर, आवाज दी, वो आ गया। कहते इसको ले जाओ और ये टॉप फ्लोर पे एक रूम है, इसको दिखा, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। वो मुझे एक फ्लोर से ऊपर चढ़ा के, दूसरे फ्लोर से चढ़ा के, मुझे आज भी याद है कि जब मैं उन सीढ़ियों को चढ़ रहा था तो वो जेवर जो था वो मुझ पे ऐसा वो कर्ज कर रहा था ना, वो उनकी जो एक्सप्रेशन थी, आप लोग भी आ जाते हो, टाइम नहीं देखते। मैं सोया हुआ था, मुझे नींद से जगा दिया, ये कमरा नहीं, ये कबाड़ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो पैशनेटली, मैंने चूंकि कुछ करना ही था, इश्क भी थी, जुनून सा था, तो मैं वो सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए जब पहले फ्लोर पे चढ़ा तो वहां पर जो टेलरिंग वाले बैठे हुए थे उसमें एक मुझे इस तरह देख रहा था। वो समझ रहे थे कि ये यहाँ पर कोई शागिर्द आया हुआ है। वो दूसरे फ्लोर पर चढ़ा गया तो वहां पर रिवाइंडिंग वाले बैठे हुए थे, ये मशीन के अंदर के कॉइल में जो पीतल होता है ना, कॉपर, वो काट रहे थे, वो निकाल रहे थे। तो वो भी मुझे अपनी नजरों से उतार रहे थे और मेरे हाथ में क्लिप बोर्ड है और इस बंदे के साथ में 3री मंजिल पे चला गया। अब वो दरवाजा के सामने वो बड़ा सा ताला लगा हो, तो चाइना का ताला, हम पुश्तों में जरंदा कहते हो। अब गर्मी है, जून का महीना है, बच्चे बंदे को नींद से भी जगाया है और मैं आया हूँ वही दरसगाह बना रहा हूँ 2 मरले की जगह पे। वो मैंने कहा ना नामुमकिन
नामुमकिन मुमकिन हो जाती है, शर्त ख्याल की। बड़ा सोचो, उसके पीछे कुदरत के मुताबिक कंटिन्यूअस स्ट्रगल करो, हो जाती है वो चीज जो इंसानी अकल नहीं मानती। आम बशर, आम इंसान को बोलो ऐसा मुमकिन है, कहेगा इट्स नॉट पॉसिबल, ये हो जाता है। ख्याल अच्छा था, दरगाह बनानी है, इंस्टीट्यूशन बनानी है, वो उससे का आठवां अजूबा आया हुआ है, वो मुलाजिम मेरे पे लानत भेज रहा है कि मुझे नींद से जगा है और मैं इश्क को साथ लेकर ऊपर चढ़ रहा हूँ, एक खूबसूरत ख्याल को अपने साथ ऊपर लेकर जा रहा हूँ। इधर उधर मुझे क्या सोच रहे हैं। वो जी जेब से इतनी सी चाबियां निकाली, वो एक चाबी लगाओ, दूसरी लगाओ, और ये लानत भेज रहा है और गुर्रा रहा है। अब गर्मी भी पड़ी है, अब मैं भी थोड़ा सा संभल सा गया कि यार ऐसा ना मुझे चपेट ना पड़े इस बंदे को, मैंने तो बहुत बुरा किया, गलत टाइम पे आया। उसने कहा तदल तोड़ देगा, तुम इधर खड़े हो जाओ और मैं और चाबियां लेकर आता। वो इस तरह गया और गालियां बकता गया, खुदेम गर्क है, खुदेम तबाह के उधर टेम और ये सारी चीजें। वो धूप में थोड़ा सा मैं इस तरह, मैंने कहा बर्दाश्त करो, नो प्रॉब्लम। बड़े मंजिल की तरफ जाने के लिए बहुत कुछ उठाना पड़ता है यार, और यही चीजें तुम्हें बनाती है असल में, ये तुम्हें हेल्प करती है ऊपर जाने के लिए। ये बादे मुखालिफ वाली मामला है यहाँ पे। इकबाल ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है, वो नीचे से चाबी लेकर आए, टक, ताला खोल दिया, दरवाजा। आज भी मुझे याद है वो कमरा, वो जब मैं उस कमरे के अंदर घुस गया, मैंने कदम रखा तो एक साइड पे ये टूटी फूटी जितनी कुर्सियां हैं, हमारे पास भी ये पीछे वाला एक रूम है पूरे एकेडमी इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पर कोई कुर्सी पट जाती है तो हम उधर फेंक देते हैं। तो ये वो स्टोर था इस एकेडमी का कि जो टूटी हुई कुर्सी है भाई जाओ डाल दो उसको ऊपर, फेंक दो। वो कबाब किसी ने खाए थे जमीन पे, कड़की खुली हुई थी और इस तरह लग रहा था कि बिल्लियों ने यहाँ पे अपना एक बसेरा बनाया हुआ है, पुटी वगैरह बिल्ली का गंद पड़ा हुआ था। अब जाहिरन किसी एक बशर को बोलो कि भाई इस किस्म का रूम हो, टॉप फ्लोर हो, गार्डर्स लगे हो, पटा पुराना फर्नीचर हो, दरगाह बनाओगे यहाँ से, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मुमकिन, हम सोचते हैं वसाइल होना चाहिए, तो पैसा होना चाहिए। हम कहते हैं भाई नया फ्रेश फर्नीचर होना चाहिए, सीलिंग, एयर कंडीशनर, प्रोजेक्टर स्क्रीन होना चाहिए। वसाइल के बुनियाद पर इमारतें नहीं बनती, ये सीखो बच्चों आज, इरादे और ख्याल के बुनियाद पर बनती। जो तुम्हारा कद काट है, जहाँ से तुम आए हो, जितना तुम फकीर हो, जो भी हो, ख्याल बड़ा है, तुम्हारी कीमत है। ख्याल बड़ा नहीं है, कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी। वसाइल की कोई कीमत। मैंने कहा पसंद है मुझे। कहते हाँ दादी खो खरीदा कमरा, कमरा पसंद है तुम्हें? मैंने कहा हाँ। कहते इसमें क्या है? कहते फर्नीचर किधर है? मैंने कहा ये है ना। कहते सारा टूटा हुआ है। मैंने कहा नो वरीज। और मैं नीचे आया, वो सैयद रहमान साहब के साथ बैठ गया। मैंने कहा कमरा मुझे पसंद है। कहते गर्मी बहुत है। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। तो फर्नीचर है? मैंने कहा ये ऊपर वाला है। कहते तो खराब है सारा। मैंने कहा तोड़ा है? कहते हाँ। आरी है? कहते हाँ। मैंने कहा मेख है? कहते वो तो नहीं है। मैंने कहा वो ऊपर वो मिस्री जो लगे हुए थे उधर एक डब्बा सा है, मिस्रियान मिस्री लोगों के साथ एक डब्बा इस तरह होता है जिसमें नट और काबले और ये सब गन भला होता है, उम्र यार का जंबेल होता है, उसमें मेख कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं। मैंने कहा वो भी हो जाएगा। कहते यहाँ पर करना क्या है? मैंने कहा मैंने क्लासरूम बनानी है, आगे अल्लाह मालिक है। कहते करो। उसे एक आरी दी, एक हथौड़ा दिया, 3:30 बजे का टाइम था, मैं ऊपर चढ़ गया, कमरा खोला, पानी लगाई, कमरा साफ किया, सारा फर्नीचर बाहर निकाल दिया और उस कटे पटे पुरानी कुर्सियों से 20 वुडन चेयर्स तैयार किए। उसकी तस्वीर फेसबुक पे पड़ी है, स्टोरी ऑफ 20 वुडन चेयर्स। अब ये 2 बजे 2:30 बजे मैं चढ़ा हुआ हूँ उधर, 3-3:30 बजे काम शुरू किया। 8 बजे वो एकेडमी बंद होने वाली थी, वो सैयद रहमान साहब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आए और जैसे रूम में आ गए इस तरह खड़े हो गए। कहते फर्नीचर तो डिस्कार्टेड था, ये तो खराब था, कैसे ठीक किया? मैंने 20 कुर्सियां बनाई, उससे कुर्सियां लगा दी आराम से। उस बंदे के ज़हन में ये चीज़ आ गई कि ये बच्चा अगर इस कटे पटे पुराने फर्नीचर से कुर्सियां बना सकता है, ये दरगाह भी बना सकता है। सबसे पहला बैंक अकाउंट में डिपॉजिट उसके दिल में उस वक्त हुआ। उसने कहा बच्चे व्हाइट बोर्ड है तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं। कहते मैं देता हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत है 3री मंजिल पे पड़ी है, बारिश ने मारी है, जाओ अगर ठीक है उठाओ। वो इनकी एक पुरानी सी वो सीढ़ी पड़ी हुई थी, पारसंग हम उसको बोलते हैं, लैडर, वो उठा के गरब करके वो छत पे चढ़ गया। 3 व्हाइट बोर्ड थे, ऊपर वाला थोड़ा सा पानी ने खराब किया था, दरमियान वाला निकाला, वो ठीक था, उस पे आरी लगाई, एक कील स्टील का, मुझे जरूरत थी, लेकिन मेरे ज़हन में ये ख्याल था कि ये पुरानी दीवारों में कहीं ना कहीं ये कहीं एक जगह पर लगी रहती है। वो पूरी एकेडमी के अंदर घूमा, एक कील निकाल के व्हाइट बोर्ड लगा दी, व्हाइट बोर्ड भी हो गया। मार्कर नीचे से मिला, अगले दिन व्हाइट पेजेस पर लिख दिया, आर यू एजुकेटेड बट कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सिनारियो। रख दी बुनियाद किस चीज की? ख्याल की। जहां तक जाना है उस इश्क की,
جہاں تک پہنچنا ہے اس دنیا کی. لوگ مذاق اڑاتے تھے, یہ کیسی یونیورسٹی ہے, یہ تو ایک کمرہ ہے, اوپر گارڈرز لگے ہوئے ہیں, وائٹ بورڈ کیل پہ لگایا ہوا ہے, سخت گرمی ہے, لکڑی کے بنائے ہوئے کرسیاں ہے. میں ایک جواب دیتا تھا, وہ جو میں بنا رہا ہوں وہ تو ادھر ہے, وہ تو مقصد ہے, یہ ابھی سفر جاری ہے. وہ 2 بچے آ گئے, 3 آ گئے, 4 آ گئے, 5 آ گئے, سلسلہ چل پڑا, رکے نہیں ہے. پھر وہی قدرت کے نظام کو ساتھ لے کر چلے. مقصد بڑا رکھو, کنٹینیوٹی رکھو. پاکستان کا کوئی قبائلی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس ادارے کے شاگرد نہیں, ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پر اس ادارے کے شاگرد نہیں. آپ کے گورنمنٹ میں کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس ادارے کا شاگرد نہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں اس ادارے کا شاگرد ہوگا. اتنا سا خیال 2009 میں پڑی کہاں پہ, 20 کرسیوں کے معاملے پہ پہنچے کہاں پر, کتنا بڑا خیر پہنچا گئے, کتنی لوگوں کی زندگیاں بدلی یہاں پہ. اور پھر سلسلہ چل پڑا. پرسپشن بلڈنگ میں اتنا بڑا کام کیا کہ نیشنل کاز میں جتنا ہم نے ایڈ کیا, I don't think so somebody else can do it. تو یہ سارا معاملہ اور یہ سٹوری بتانے کا مقصد بچوں یہ ہے کہ کٹ کاٹ نہیں, قیمت تمہاری خیال کی ہے. بس ایک خیال لگاؤ, عشق کرو اس کے ساتھ, پھر اس خیال کے ساتھ خیانت نہ کرو. ایسا ہرگز نہ کرو کہ بھائی بننا یہ ہے لیکن اس کے ساتھ کر کچھ اور رہے ہو. بننا ایسٹروناٹ ہے, کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے, لیکن تم نے جو غذا دی ہے اپنے خیال کو وہ کچھ اور ہے. تمہاری سیلفیاں نکالتے ہو, ٹک ٹاک کرتے ہو, ناچ گانا کرتے ہو, گل و بلبل کی باتیں کرتے ہو, ناخن بڑا کیا ہوا ہے تم نے, تنگ کپڑے پہنتے ہو, سارا دن شیشے کے سامنے میک اپ کرتے رہتے ہو, گاڑیوں کا شوق ہے, ون ویلنگ کا شوق ہے تمہیں, ہے جی, گرل فرینڈ رکھتے ہو, آوارہ سے ہو, کنفیوز ہو, کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا. تو ایسا کرو گے تو ضائع ہو جاؤ گے. زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے جب عشق کرنے لگتا ہے انسان اپنے منزل کے ساتھ. آپ میں برداشت آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ چیزوں کو بڑے شیشے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہو, معاف کرنا سیکھ جاتے ہو. تم دل کہتا ہے ناچ گانے کے لیے چلا جاؤں, دل کہتا ہے آرام کروں, دل کہتا ہے چھٹی کروں. عشق تمہیں اٹھاتی ہے, اٹھو, تمہیں کام پڑا ہے, تمہیں پہنچنا ہے, تمہیں منزل تک جانا ہے. یہی وہ چیز تمہیں جوڑتی ہے قدرت کے نظام کے ساتھ. اسٹارٹ میں کہا 3 چیزیں قدرت کے نظام میں. مقصد, جتنی چیزیں بنی ہے ہر چیز کا الٹیمیٹ کوئی مقصد ہے. اسٹرگل, ہر چیز ایک کنٹینیوس اسٹرگل میں ہے اور طاقت مل جاتی ہے اگر مقصد ہو اور کنٹینیوس اسٹرگل ہو. چوتھی چیز بھی ہے, یہ بھولنا نہیں ہے, قدرت نے جتنی چیزیں بنائی ہیں نا بچوں, ان سب کے مقاصد پازیٹیو ہے, نیگیٹو نہیں ہے. پودے کا مقصد کیا ہے, بڑا ہونا. یہ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے؟ پھل دینا چاہیے کہ برائی ہے؟ سایہ دینا چاہیے کہ برائی ہے؟ یہ پہاڑوں پر جب برف باری ہو جائے تو یہ اچھائی ہے کہ برائی ہے؟ یہ جب ملٹ ہو جائے اور ندی نالی کی شکل اختیار کرے اور جا کے تمہارے کھیتوں کو سیراب کرے, اچھائی ہے کہ برائی ہے؟ اور بھائی گائے کا گوبر بھی اچھائی ہے, کم از کم اسے ہم سپیا کا تو بنا سکتے ہیں, خشک کر کے آگ لگا سکتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے بنائی ہو اور اس کا مقصد نیگیٹو ہو. تو آپ بھی جب قدرت کے نظام میں خود کو ڈالو تو مقصد طے کرنے سے پہلے سوچو کہ اس سے تم اوروں کو کیا ایڈ کر رہے ہو, کیا آسانیاں دے رہے ہو لوگوں کو, لوگوں کی زندگیوں میں اس سے فرق کیا پڑے گا, آپ کے علاقے کو کیا فرق پڑے گا, آپ کے ملک کو کیا فرق پڑے گا, آپ کے فیملی ممبرز اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے. اگر تمہارا مقصد ڈسٹرکٹیو ہے پھر تمہارے لیے رکاوٹیں بھی ہے اور پھر تم شیطان کے پنجے میں ہو. اگر تمہارا مقصد اچھا ہے, تم اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہو, تم نے ٹارگٹ بھی رکھا ہوا ہے, پھر قدرت ڈبل مہربان ہوگا تم پہ. پھر تمہارے ساتھ کام کرنے والے ہی قدرت پلٹا دیں گے, تمہاری ہیلپنگ ہینڈ بنا دیں گے اس کو. لیکن اگر مقصد کچھ اور ہے, مقصد غلط ہے, فائدہ صرف تمہیں ہے, تم فساد پھیلاؤ گے, تباہی اور بربادی تمہاری مقدر ہوگی, سب کچھ دنیا میں مل جائے گا, آخرت تباہ ہو جائے گی تمہاری. تو میرے آج کے جنرل وارم اپ میں جو سٹوری آپ لوگوں کو بتائی بچوں, یہ اٹس فل آف سویٹ اینڈ بلڈ. وہ کرسیاں ادھر بنائی, ترکانی سیکھ گیا میں بھائی. اسی روم کی سیلنگ اپنے ہاتھوں سے کی تھی میں نے. ادھر کا پروجیکٹر جب خراب ہوتا تھا خود کھول کے بناتا تھا اسے, خود بریفنگ بھی کرتا تھا, خود ٹیچنگ بھی کرتا تھا, خود پڑھاتا بھی تھا وہاں پہ. پھر اسی روم میں رات کو رہتا بھی تھا میں, پھر رات کو سیکھتا تھا, صبح پڑھاتا تھا, سیکھتا تھا, سکھاتا تھا, اور اسٹرگل جاری رکھی ہوئی تھی. تو لاکھوں کی تعداد میں بچوں کی سائیکالوجی پڑھنے کا موقع ملا. یہ مومند ایجنسی سے آنے والے کیسے سوچتے ہیں, باجوڑ ایجنسی سے آنے والے کیسے سوچتے ہیں, دیر سے آنے والے کیسے سوچتے ہیں, آپ کے تیرا سے آنے والے کیسے سوچتے ہیں, بلوچستان سے آنے والے کیسے سوچتے ہیں, اردو سپیکنگ کا کیا مائنڈ سیٹ رہتا ہے, پنجاب کے لوگوں کی کیا مائنڈ سیٹ رہتا ہے. تمام چیزیں آج تک سیکھتے رہے, سکھاتے رہے, آگے بڑھتے رہے, آگے بڑھتے رہے. ایک ایسی دنیا میں آگے چلے گئے کہ آج 2 لفظ بولتے ہیں لوگ, اس سے ان کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے اور ان کی زندگی میں چینج آتا ہے. تو مقصد لمبا ہے, ابھی بھی ہم راستے میں ہیں, ابھی بھی ہم سفر میں, سفر ابھی ختم نہیں ہوئی, عشق تو ابھی بھی کر رہے ہیں, منزل تک پہنچیں گے. تم ہی سے بچے نکلیں گے انشاءاللہ, یہیں پہ انگریزی سیکھیں گے, ٹیچر بنیں گے, جائیں گے پھر آگے اپنی منزلوں تک. تو یہ دس واز جنرل وارم اپ. پابند نباتات اور جمادات مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند.